रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर बेलारूस से राहत देने वाली खबर आई है। 3.5 घंटे चली वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों में युद्ध विराम को लेकर कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसलिए जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। जिन बिंदुओं पर दोनों देशों की सहमति बनी है, उन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वार्ता परिणामों की जानकारी देने के लिए मास्को और कीव लौट गए हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत एक मिशन की शुरुआत की है। इसके जरिए एयर इंडिया की उड़ानों से वहां फंसे भारतीय नागरिक अपने वतन लौट रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत पहली एयर इंडिया की उड़ान शनिवार को मुंबई आई थी। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और आला अधिकारी शामिल हुए। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर भारत की शुरू से ही यह कोशिश है कि दोनों देशों के बीच अपने हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश हो। इस क्रम में सोमवार को भारत ने यूक्रेन को मानवीय आधार पर मदद भेजने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत अभी मुख्य तौर पर दवाइयों की आपूर्ति करेगा। उधर, संयुक्त राष्ट्र में भारत अपने पुराने स्टैंड को जारी रखते हुए रूस के हितों को प्रभावित करने वाले एक और वोटिंग से अलग रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मेहमान टीम ने 426 रन का विशाल लक्ष्य सामने रखा। दिन का खेल खत्म होने से पहले न्यूजीलैंड के 100 रन से पहले 4 विकेट चटकाते हुए साउथ अफ्रीका ने मैच में स्थिति मजबूत कर ली। क्विंटन डिकाक के अचानक संन्यास लेने के बाद विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालने वाले काइल वेरेने के पहले शतक से दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को अपना पलड़ा भारी रखा। रूस प्रायोजित धमकी देने वाले अभिनेताओं के बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन ने अब विशिष्ट साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए एक आईटी आर्मी बनाई है। यूक्रेन की आईटी सेना देश को रूसी साइबर हमलों से बचाने और रूसी साइटों को बंद करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए यूक्रेन की आईटी सेना रूस के एजेंटों और प्रौद्योगिकी नेताओं तक पहुंचने के लिए टेलीग्राम खाते का भी उपयोग कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने 16 राज्यों के गांवों को ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए जारी 19,000 करोड़ रुपए के टेंडर को रद्द कर दिया है। इस परियोजना को पिछले साल जून में भारतनेट के तहत 16 राज्यों में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में 29,430 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई थी। सोनी इंडिया ने सोमवार को नया ओवरहेड वायरलेस हेडफोन 910N लॉन्च किया है। इसमें अतिरिक्त बेस, डुअल सेंसर नॉइस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट लिसनिंग के लिए अनुकूल साउंड कंट्रोल, लंबी बैटरी लाइफ और बहुत कुछ है। 14,990 रुपये में 910N हेडफोन प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। रोजगार के लिए पहाड़ से पलायन की कहानी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गांव में रहकर स्वरोजगार और उन्नति की राह बता रहे हैं तथा एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी तरह की मिसाल कायम की है उत्तरकाशी जनपद के सिंगोट गांव के युवा विनय कलूरा और नीरज कलूरा। बता दें कि गांव में ही कुछ नई तकनीकी सीख और कुछ पारंपरिक तरीके अपनाकर स्वरोजगार जोड़ा, जिसकी बदौलत वे खुद भी कमा रहे हैं और गांव के 30 ग्रामीणों को भी रोजगार दे रहे हैं। किसी को मछली पालन में लगाया है तो किसी को बेमौसमी सब्जी उत्पादन में। गांव की गरीब विधवा महिलाओं से लेकर घोड़े खच्चर वालों को भी रोजगार से जोड़ा है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में अब तक भारत का ऑपरेशन गंगा सबसे आगे दिख रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकालने में परोक्ष रूप से असमर्थता जता दी है। चीन ने अपने नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन स्थगित कर दिया है। फार्मास्यूटिकल विभाग अपना चौथा जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। चौथे जन औषधि दिवस के अवसर पर सभी राज्यों के विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर का आयोजन किया जाएगा। इससे जेनेरिक औषधियों के उपयोग तथा जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा होगी। ये कार्यक्रम विभिन्न शहरों में 1 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाएंगे, जिनका फोकस जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता, संगोष्ठियों, बच्चों, महिलाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी, हेरिटेज वॉक तथा हेल्थ वॉक तथा अन्य कार्यक्रमों पर होगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2013-14 के $6,600 मिलियन से 88% बढ़कर 2021-22 में $12,400 मिलियन का हो गया है।
इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी तथा ऑडियो, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने, शैक्षिकी योजना एवं प्रबंधन के साथ साथ दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाने पर जोर देती है। हरित ऊर्जा उद्देश्यों तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को साकार करने के लिए 24 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) तथा सौर ऊर्जा निगम इंडिया लिमिटेड (ACCI) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा ESG परियोजनाओं के विकास सहित वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है।